हाय गाइस, यू आर वाचिंग CS अतुल्यन क्लासेस। तो देखो, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम कब मान के चलेंगे कि सप्लाई हो चुकी है, और उसी से कैलकुलेट होगा कि GST जो आपको जमा कराना है किस मंथ की किस डेट तक जमा कराना है। तो GST किस मंथ के किस डेट तक जमा कराना है, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? टाइम ऑफ सप्लाई पे। और जो टाइम ऑफ सप्लाई वाली बात है, ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स भी पढ़ेंगे हम लोग, एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी पढ़ेंगे ना। तो देखो, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 12, एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 13, राइट। तो सेक्शन 12 क्या बताएगा? टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, कि इन केस ऑफ गुड्स हम कब मान के चलेंगे कि सप्लाई हो चुकी है, ठीक है। और सेक्शन 13 क्या बताएगा? सर्विसेज के केस में, कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या है, राइट। तो पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं आज? सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 क्या कह रहा है? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। डन, ठीक है। तो देखो, टाइम ऑफ सप्लाई मीन्स द पॉइंट इन टाइम व्हेन द गुड्स विल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड, कि हम कब मान के चलेंगे कि गुड्स की सप्लाई हो चुकी है। और सर्विसेज विल बी डीम्ड टू बी प्रोवाइडेड, कि कब मान के चलेंगे कि सर्विसेज प्रोवाइड हो चुकी हैं। और इसी चीज़ पर डिपेंड करेगा कि GST किस मंथ की किस डेट तक जमा कराना है। डन, चलो ठीक है। तो देखो, आज हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 12। डन। तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 क्या कहना चाह रहा है? कि लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज एट टाइम ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। क्या कहना चाह रहा है? कि जो टैक्स लायबिलिटी है, किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? टाइम ऑफ सप्लाई पे। और टाइम ऑफ सप्लाई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। ये भी यही कहना चाह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, मतलब किस सेक्शन की बात कर रहा है? सेक्शन 12 की बात कर रहा है। डन। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग। एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग। तो अभी हम लोग सेक्शन 12 की बात कर रहे हैं। 12 सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? देखो, जनरल प्रोविजन है। जनरल प्रोविजन का मतलब क्या है? कि मतलब रेजिडोरी प्रोविजन है एक तरह से। मींस अगर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 से लेके 12 सबसेक्शन 6 तक अप्लाई नहीं होंगे, तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 अप्लाई होगा। तो एक तरह से रेजिडोरी है, जनरल प्रोविजन है। तो स्पेसिफिक प्रोविजन कहाँ दिए हैं आपको? सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 से लेके 12 सबसेक्शन 6 तक, है ना। तो मीन्स क्या कहना चाह रहा है? कि पहले किसकी एप्लीकेबिलिटी चेक करोगे? सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 से लेके 12 सबसेक्शन 6 तक की। अगर उसमें फॉलो आउट नहीं कर रहे हो तो यहाँ ना, तो कह सकते हैं ये रेजिडोरी प्रोविजन है एक तरह से। ये रेजिडोरी प्रोविजन हो गया। डन, चलो ठीक है। तो देखो, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 बोल क्या रहा है आपको जनरल प्रोविजन के लिए? अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, राइट। और देखो, ये 3 डेट स्पेसिफाइड है। नंबर 1, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, मीन्स आपने इनवॉइस किस डेट को इशू किया है एक्चुअल में, है ना। तो यहाँ हम लोग एक्चुअल डेट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस ले रहे हैं, कि किस डेट को आपने इशू किया। नंबर 2, लास्ट डेट व्हेन द इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। तो सेकेंड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है? कि इनवॉइस किस डेट तक इशू हो जाना चाहिए था। तो दोनों बातों में डिफरेंस है। फर्स्ट वन इज कि एक्चुअल में किस डेट को इशू हुआ, सेकेंड वन इज किस डेट को इशू हो जाना चाहिए था। तो किस डेट को इशू हो जाना चाहिए था, ये बात देखो। सबसे पहले क्या होता था? सेक्शन 31(1) लिखा हुआ था यहाँ। अब क्या किया इन्होंने? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Feb 2019 से 31(1) को हटा के सिर्फ सेक्शन 31 लिखा है। मतलब इसमें अमेंडमेंट आ गया। तो पहले सिर्फ 31(1) की बात करता था, अब पूरे सेक्शन की बात कर रहा है। नाउ सेक्शन 31। इट मीन्स ये एक ड्राफ्टिंग एरर थी जिसको इन्होंने अब करेक्ट कर दिया। तब से क्या चलेगा? नाउ सेक्शन 31। तो इट मीन सेक्शन 31 बताएगा। क्या बताएगा सेक्शन 31? कि इनवॉइस किस डेट तक इशू हो जाना चाहिए। और ये हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डन। तो सेक्शन 31 क्या बता रहा है? प्रोविजंस रिलेटेड टू इनवॉइस, कि इनवॉइस किस डेट तक इशू हो जाना चाहिए था। तो फर्स्ट डेट क्या है? इनवॉइस एक्चुअल में किस डेट को इशू हुआ। सेकेंड वन क्या है? किस डेट को इशू हो जाना चाहिए था। और थर्ड, पहले हम लोग रिसिप्ट ऑफ पेमेंट भी देखते थे, बट अब ये खत्म हो गया। यहाँ से रिसिप्ट ऑफ पेमेंट वाली बात है ही नहीं। इट मीन्स आज की डेट में तो आपको क्या देखना है? फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, विच एवर इज अर्लियर।
तो सिंपल सी बात है, किस डेट को इनवॉइस इशू हुआ और किस डेट को इशू हो जाना चाहिए था, इन दोनों में विचएवर इज अर्लियर, विचएवर इज अर्लियर, उस डेट तक, उस डेट को हम लोग क्या मान के चलेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या मान के चलेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। और सेक्शन 31 अगर आपको याद हो तो हम लोग क्या पढ़ते थे इसमें, कि इनवॉइस किस डेट तक इशू हो जाना चाहिए था। इसमें होती थी बात इन्वॉल्वमेंट की, है ना, मूवमेंट की, है ना, गुड्स इन्वॉल्विंग मूवमेंट है अगर, है ना, ऐसा कुछ पढ़ते थे ना हम लोग, इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो, और नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट है, नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट है, ऐसे ही होता था ना कुछ। ठीक है जी, तो अगर इन्वॉल्विंग मूवमेंट है तो कब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स, ऐसे ही होता था, ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स। ठीक है, और अगर नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट हो तो, नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट हो तो ऑन और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स। बात समझ रहे हो, तो इस डेट तक इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था। तो गुड्स इन्वॉल्विंग मूवमेंट, मैंने आपको एग्जांपल दिया था डोमिनोज का, कि आपने घर से ही पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, होम डिलीवरी करेगा वो, तो गुड्स इन्वॉल्विंग मूवमेंट है कि नहीं है, बिल्कुल है, गुड्स इन्वॉल्विंग मूवमेंट है। तो इनवॉइस कब इशू हो जाना चाहिए, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी की रिमूवल से पहले, रिमूवल से पहले। तो जैसे ही आप उसको प्लेस ऑफ बिजनेस से रिमूव करोगे तो उसी टाइम पे या उससे पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं बात, तो ऑन और बिफोर रिमूवल, जैसे ही आप अपने प्लेस ऑफ बिजनेस से रिमूव करोगे उस टाइम पे इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। और नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट है, मतलब कोई कस्टमर आपकी दुकान पे आया मोबाइल खरीदने, तो इनवॉइस कब इशू हो जाना चाहिए, साथ के साथ इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, मतलब ऑन और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो जैसे आप उसको गुड्स डिलीवर करोगे उससे पहले या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, तो साथ के साथ इनवॉइस दे देना उसको, इनवॉइस भी दे देना, मोबाइल फोन भी दे देना। डन। तो ठीक है, बाय एंड लार्ज नेट इफेक्ट क्या निकलता है, जनरल प्रोविजन सेक्शन 12(2) कब अप्लाई होगा, 12(3) टू 12(6) अगर अप्लाई नहीं होंगे तो 12(2) अप्लाई होगा, राइट। और 12(2) कह रहा है, किस डेट को आपने इनवॉइस इशू किया या फिर किस डेट तक इशू हो जाना चाहिए था, इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर वो क्या माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। और उसी पे डिपेंड करेगा आपको जीएसटी किस महीने की किस डेट तक जमा करा देना है। डन, चलो ठीक है। और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट वाली बात आज की डेट में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि डेट ऑफ इनवॉइस था जी 15 मई 2018, मतलब एक्चुअल में इनवॉइस आपका इस डेट को इशू हुआ। ठीक है, पेमेंट किस डेट को मिला, 10 जुलाई 2018, पेमेंट से हमें मतलब ही नहीं है आज की डेट में। नेक्स्ट वन, डेट व्हेन सप्लायर रिकॉर्डेड रिसिप्ट इन द बुक्स ऑन 11 जुलाई 2018, मतलब पेमेंट कब मिला, बुक्स में एंट्री कब हुई पेमेंट की, 11 जुलाई 2018 को। डेट ऑन विच द इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर सेक्शन 31, तो इनवॉइस किस डेट तक इशू हो जाना चाहिए था, मान लो 16 मई 2018 तक। तो मुझे तो आज की डेट में सिर्फ दो ही डेट लेनी है ना, कि एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और दूसरा किस डेट तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। तो इनवॉइस इशूड ऑन किस डेट को इशू हुआ इनवॉइस, देखो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस तो 15 में है, ये रहा 15 में जी। और किस डेट तक इशू हो जाना चाहिए था, इनवॉइस रिक्वायर्ड टू बी इशूड ऑन 16 में 2018, दोनों में अर्लियर क्या है 15 में 2018। तो 15 मई 2018 को मान के चलेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। ठीक है, 15 मई 2018 को मान के चलेंगे कि सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। अब इसी पे डिपेंड करेगा आपको अगले महीने जमा कराना है, क्वार्टरली जमा कराना है, वो सब चीज़ें इस डेट पे डिपेंड करेंगी, है ना, 15 में 2018 पे। तो हम तो मान के चलेंगे 15 में 2018 को गुड सप्लाई हो गया। डन, नोट करो जी इसको फटाफट। ठीक है जी, नोट कर लिया सबने, रब कर दो इसको। चलो ठीक है, मैं रब कर रहा हूं इसको।
तो देखो अब मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, हम डिस्कस क्या कर रहे थे वैसे, टाइम ऑफ सप्लाई किसका, गुड्स का कि सर्विसेज का, गुड्स का, वो भी अंडर सेक्शन 12। तो अभी तक हम लोगों ने सेक्शन 12(1) भी पढ़ लिया, सेक्शन 12(2) भी पढ़ लिया। अब हम आ रहे हैं किस सेक्शन पे, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 से स्टार्ट करेंगे अब। डन। तो देखो भाई, वैसे तो हमें सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 पे जाना है, बट 12 सबसेक्शन 3 पे जाने से पहले ना सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में डिफरेंट डेट्स को डिफरेंट अमेंडमेंट्स आए हैं, तो एक बार वो अमेंडमेंट्स भी डिस्कस कर ही लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो क्वेश्चन आपको डेट वाइज दे दे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो मैं 12 सबसेक्शन 3 पे नहीं जा रहा हूँ अभी, उसमें वापस आऊँगा बाद में। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अमेंडमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं 12 सबसेक्शन 2 में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं ना। ये लो जी, अमेंडमेंट्स इन सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, है ना। तो जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना 12 सबसेक्शन 2, उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया आज की डेट में। आज की डेट में तो क्या चल रहा है कि भाई एक्चुअल में इनवॉइस किस डेट को इशू हुआ, और दूसरा क्या देखना था, इनवॉइस किस डेट तक इशू हो जाना चाहिए था, विच एवर इज अर्लियर वो लेते हैं। बट उससे पहले भी कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे, तो वो अमेंडमेंट्स भी देख लेते हैं डेट वाइज, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको क्वेश्चन में डेट वाइज कुछ बना के दे दे और गड़बड़ हो जाए, राइट। तो अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं अब हम लोग सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में पहले क्या हुए, फिर 12 सबसेक्शन 3 पे वापस आएंगे, है ना। तो देखो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में ना भाई डिफरेंट डेट्स को डिफरेंट अमेंडमेंट्स आए थे, वो अमेंडमेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ। तो देखो सबसे पहली चीज़, जीएसटी 1 जुलाई 2017 से आया, तो 1 जुलाई 2017 से ना 12 दिसंबर 2017 तक तो क्या चला, 1 जुलाई 2017 से 12 दिसंबर 2017 तक। तो 12 सबसेक्शन 2 क्या बोलता था, ऑल रजिस्टर्ड पर्सन्स के लिए था, और क्या था टाइम ऑफ सप्लाई, क्या मान के चलते थे इन केस ऑफ गुड्स, या तो देख लो किस डेट को इनवॉइस इशू हुआ है या किस डेट को इशू हो जाना चाहिए था सेक्शन 31 में, और साथ में रिसिप्ट ऑफ पेमेंट भी देखते थे। तो ये 3 डेट्स देखते थे हम लोग, इन तीनों में विच एवर इज अर्लियर वो क्या माना जाता था, टाइम ऑफ सप्लाई, राइट। फिर 13 अक्टूबर, राइट। तो देखो भी ये 13 अक्टूबर है ना, और ये 12 दिसंबर नहीं है, ये 12 अक्टूबर ही है, ये भी समझ रहे हैं बात, वरना तो बीच का डिफरेंस कहाँ जाता आपका। तो 1 जुलाई 2017 से 12 अक्टूबर 2017 तक तो ये चला, इन तीनों में देखते थे विच एवर इज अर्लियर क्या है। फिर क्या हुआ 13 अक्टूबर से, है ना, इसी के अगले दिन से, तो 13 अक्टूबर से 14 नवंबर 2017 तक क्या चला, ऑल रजिस्टर्ड पर्सन्स के लिए था, कंपोजिशन डीलर को छोड़ के, जिनका टर्नओवर पिछले साल 1.5 करोड़ से कम था, राइट। और या फिर आपने इस साल अगर रजिस्ट्रेशन कराया था तो उसमें एस्टिमेशन बेसिस पे देखते थे कि पूरे साल का जो टर्नओवर है आपका वो 1.5 लाख रुपए से क्रॉस नहीं करेगा, एस्टिमेशन बेसिस पे। तो हम क्या देखते थे उस केस में, इन तीनों में विच एवर इज अर्लियर देखते थे ना, बल्कि 2 ही डेट रह गई थी, ये तीसरी डेट तो खत्म ही कर दी थी यहाँ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में। तो क्या देखते थे, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। मीन्स किस डेट को आपने इनवॉइस इशू किया था और किस डेट को इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर देखते थे, और एडवांस मनी पे जीएसटी खत्म कर दिया था। इट मीन्स रिसिप्ट ऑफ पेमेंट वाली बात नहीं है यहाँ। डन। तो यहाँ कितनी डेट देखते थे आप, 1 जुलाई से 12 अक्टूबर तक, ये 3 डेट्स देखते थे, और 13 अक्टूबर से 14 नवंबर 2017 तक क्या चला, इन 2 डेट में देखते थे आप विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। और ये जो 13 अक्टूबर से 14 नवंबर 17 तक था ना, इसको 2 पार्ट में बाइफरकेट किया था। वो डीलर जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, राइट, तो वो यहाँ थे, और अदर्स मतलब अदर्स में कौन आएगा, जिनका टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से ज़्यादा था, या फिर अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन कराया तो एस्टिमेशन बेसिस पे भी आपका जो टर्नओवर था वो 1.5 करोड़ से क्रॉस कर रहा था। तो उस केस में क्या देखते थे भाई, उस केस में रिसिप्ट ऑफ पेमेंट भी देखते थे। तो पुराने वाली बात वापस आई थी। तो इट मीन्स पहले तो क्या था, सभी डीलर के लिए, सभी डीलर का मतलब जिनका टर्नओवर चाहे पड़े 1.5 करोड़ से कम हो चाहे 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो, सबके लिए देखते थे
उसके बाद इन्होंने क्या किया था, 13 अक्टूबर से 2 पार्ट में बायोफरकेट कर दिया। जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, उनको रिसिप्ट बेसिस पे जीएसटी खत्म कर दिया था, और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है सिर्फ उन पे रखा था रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो 1.5 करोड़ से कम है तो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट को काउंट नहीं करना था, और 1.5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट को भी काउंट करना है। विच एवर इज अर्लियर वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। और 15 नवंबर 2017 से इन्होंने क्या किया, 15 नवंबर 2017 से टिल डेट आज तक क्या चल रहा है, ऑल रजिस्टर्ड पर्संस अदर देन कंपोजिशन डीलर। ऑल रजिस्टर्ड पर्संस का मतलब कि चाहे उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम हो, चाहे उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो क्या देखना है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 है ना, विच एवर इज अर्लियर। मतलब रिसिप्ट ऑफ पेमेंट वाली बात ही खत्म कर दी, चाहे पड़ी 1.5 करोड़ से कम का टर्नओवर चाहे ज्यादा का हो। और नो जीएसटी ऑन एडवांस मनी, एडवांस मनी पे कोई जीएसटी नहीं है। तो आज की डेट में क्या चल रहा है, ये चल रहा है, और यही हम लोगों ने डिस्कस भी किया सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में। डन। तो डिफरेंट डेट्स को डिफरेंट अमेंडमेंट्स आए। अगर क्वेश्चन इस डेट से इस डेट के बीच में है तो ये प्रोविजन अप्लाई होगा, इस डेट से इस डेट के बीच में है तो ये प्रोविजन अप्लाई होगा, है ना। और 15 नवंबर 17 के बाद का है तो ये प्रोविजन अप्लाई होगा। डन। नोट करो जी इसको, फिर आगे चलते हैं सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 पे। ठीक है जी, नोट कर लिया सबने, रब कर दो इसको। तो 12 सब सेक्शन 3 पे चल रहा हूं भाई मैं अब। लो जी, सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 पे आ गया। तो देखो भाई, सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 पे जाने से पहले एक चीज मैंने मिस कर दी, पहले मैं उस पे आता हूँ वापस। 12 सब सेक्शन 3 पे वापस आएंगे हम लोग बाद में, ठीक है। तो देखो अभी अब जैसे हम लोगों ने डिफरेंट अमेंडमेंट्स डिस्कस किए, और उन अमेंडमेंट्स में आपको याद होगा कि हम लोगों ने रिसिप्ट ऑफ पेमेंट भी काउंट किया, राइट। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, राइट। तो मीनिंग ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की बात कर रहा हूं पहले ना, मीनिंग ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की बात कर रहा हूं। मतलब रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, मीन्स मान लो चेक के थ्रू पेमेंट आया आपके पास, तो जिस डेट को चेक आया वो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की डेट माना जाएगा, या जिस डेट को आपके अकाउंट में एक्चुअल में अमाउंट क्रेडिट हुआ वो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट माना जाएगा। तो 2 डेट हो गई। तो कौन कौन सी डेट है, एक तो डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। डेट ऑन विच पेमेंट is entered in books of accounts, in books of accounts means जिस डेट को आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की है पेमेंट रिसीव करने की, और या फिर एक डेट क्या होगी, एंड सेकेंड डेट इज डेट ऑन विच पेमेंट is credited in बैंक अकाउंट। ठीक है, क्या देखना है इन दोनों में, विच एवर इज अर्लियर वो क्या माना जाएगा, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या हुआ, इन दोनों डेट में विच एवर इज अर्लियर। तो दोनों डेट का मतलब क्या है जी, नंबर 1 जिस डेट को आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो एंट्री की होगी ना पेमेंट रिसीव करने की, एंड नंबर 2 जिस डेट को एक्चुअल में ये पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर क्या माना जाएगा, वही डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी, राइट। और एक चीज और है, देखो छोटी सी बात, एक्सेस अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो जैसे अभी हम लोग रिसिप्ट ऑफ पेमेंट को भी कंसीडर कर रहे थे, तो कई बार क्या होता है थोड़ा बहुत पैसा ना भाई एडवांस में आ जाता है, एक्सेस अमाउंट आ जाता है।
नहीं, बिल बन रहा था मान लो 990 रुपए का, और कस्टमर ने या रिसिपिएंट ने आपको 1000 रुपये भेज दिए, 10 रुपये कहाँ से खुले भेजेगा वो? तो 10 रुपये एक्स्ट्रा क्यों भेज दिए उसने? इसलिए कि भाई नेक्स्ट इनवॉइस में एडजस्ट कर लेंगे। जैसे बिजली का बिल भी आप जमा कराने जाते हो, 990 रुपये का बिल है, आप 990 रुपये खुले हुए कहाँ से लाओगे? आप क्या करते हो, 1000 रुपीज़ दे देते हो, वो बाकी के जो 10 रुपीज़ हैं वो क्या होते हैं, नेक्स्ट इनवॉइस में या नेक्स्ट बिल में एडजस्ट हो जाते हैं। तो उसी तरह की बात चल रही है। देखो अगर एक्सेस अमाउंट है तो क्या करना है, जीएसटी लगेगा उस पर या नहीं लगेगा, और कब लगेगा? अभी लगेगा कि जब नेक्स्ट इनवॉइस इशू करोगे। ठीक है, तो क्या कहना चाहता है ये, अगर ये एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड अप टू 1000 तक का है, ठीक है, रिसीव्ड अप टू 1000 तक का है, टू द अमाउंट in excess to the amount as indicated in invoice, कि इनवॉइस जो था उससे ज़्यादा, जो एक्सेस अमाउंट आपको मिला वो 1000 रुपये से ज़्यादा का नहीं है। एक्सेस अमाउंट इंडिकेटेड इन इनवॉइस, तो हम लोग क्या मान के चले यहाँ, जीएसटी लायबिलिटी कब अराइज होगी, टाइम ऑफ सप्लाई कब मान के चलोगे, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, है ना, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विद रेस्पेक्ट टू सच excess amount, with respect to such excess amount at option of supplier to the extent of, या with respect to such excess amount, मतलब डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस की बात कर रहा है, बट कौन से वाले इनवॉइस की बात कर रहा है? कहता है जब इस एक्सेस अमाउंट से रिलेटेड आप इनवॉइस इशू करोगे ना फ्यूचर में, तो वो डेट ऑफ सप्लाई या टाइम ऑफ सप्लाई मान के चलेंगे हम लोग। एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर, मतलब वो चाहे तो इस 1000 रुपये पे अभी आज ही की डेट में जीएसटी जमा करा दे, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई आज ही का मान के चल ले, या फिर जब नेक्स्ट इनवॉइस इशू करेगा ना, जहां ये एडजस्ट करेगा ये एक्सेस अमाउंट, उस इनवॉइस का हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। समझ गए बात? तो इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहा है, थोड़ा बहुत अमाउंट अगर एक्सेस आ जाता है तो सप्लायर की मर्जी है, तो चाहे तो आज ही की डेट में टाइम ऑफ सप्लाई मान लो, और चाहे जब नेक्स्ट इनवॉइस इशू करोगे ना इस एडवांस से रिलेटेड, वो नेक्स्ट इनवॉइस का जो डेट होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई काउंट कर लेंगे। राइट, तो ये दोनों बातें थी, इनको भी नोट कर लो। अब हम लोग चलते हैं जी फुल एंड फाइनल सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 पे, है ना। फाइनली 12 सबसेक्शन 3 पे चलते हैं अब हम लोग। ये रब कर देता हूं मैं। लो जी, फाइनली सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 पे चलते हैं, है ना। तो देखो भाई, अब हम लोग सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 पे आ गए। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 किसकी बात कर रहा है? टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर आरसीएम। आरसीएम मतलब मीन्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो इट मीन्स अगर आप सेक्शन 9394 में फॉलो आउट कर रहे हैं ना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, तो आरसीएम में क्या होता था कि जीएसटी गवर्नमेंट को कौन जमा कराएगा? सप्लायर जमा ना करा के रिसिपिएंट कराएगा। समझते हैं बात? सेक्शन 93 एंड 94 में। तो 9394 की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ। तो मीन सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में किस केस की बात थी? फॉरवर्ड चार्ज की। तो फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी कौन जमा कराता है गवर्नमेंट को? सप्लायर। रिवर्स चार्ज में कौन जमा कराता है? रिसिपिएंट। राइट। तो अब यहाँ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। राइट। अगर आप आरसीएम में फॉलो आउट करते हैं तो देखो, अगर आप आरसीएम में फॉलो आउट करते हैं तो ये 3 डेट हैं। डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स, मतलब किस डेट को आपने ये गुड्स रिसीव किया अपने प्लेस ऑफ बिजनेस में, वो डेट देखेंगे। सेकंड डेट क्या देखेंगे? डेट ऑफ पेमेंट। तो रिसिपिएंट पेमेंट भी करेगा, ठीक है। और डेट ऑफ पेमेंट में क्या लेना है हमें? या तो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपिएंट। तो जैसे मैं रिसिपिएंट हूँ, मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो एंट्री करूंगा ना पेमेंट की, कि भाई मैंने इस डेट को पेमेंट कर दिया जी, चेक दे दिया, मान लो मैंने आज चेक दे दिया,
तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो एंट्री कब होगी, आज की डेट में, और चेक आज दिया ही तो है, जरूरी है वो आज की आज ही बैंक अकाउंट में लगा देगा, मेरे अकाउंट से पैसा आज ही की आज डेबिट हो जाएगा, ऐसा जरूरी है क्या? तो चेक 3 महीने तक वैलिड है, हो सकता है वो अगले महीने लगाए अपने अकाउंट में, राइट। तो मीन्स डेट ऑफ पेमेंट का मतलब कौन सी डेट लेनी है, जिस डेट को मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की है या जिस डेट को मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया। कहते हैं जिस डेट को मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की है एक डेट तो वो लो, और पेमेंट डेबिटेड इन बैंक अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट, और जिस डेट को मेरे बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया वो डेट लो। इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर जो मानी जाएगी ना वो क्या माना जाएगा, डेट ऑफ पेमेंट, वरना तो आप इस डेट को मैनिपुलेट करोगे अपने हिसाब से। तो डेट ऑफ पेमेंट का मतलब जिस डेट को मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की है या फिर जिस डेट को एक्चुअल में पैसा मेरे अकाउंट से डिडक्ट हुआ, इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर वो डेट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी। ठीक है, तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स ले लेंगे और डेट ऑफ पेमेंट ले लेंगे विच एवर इज अर्लियर करके, और फिर क्या थर्ड डेट क्या लेनी है आपको, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस। जिस डेट को भी इनवॉइस इशू हुआ था ना वहां से 30 दिन काउंट करने के बाद जो अगली डेट आएगी, मतलब एक तरह से 31 दिन हो गई है, तो इमीडिएटली फॉलोइंग इस पे फोकस करना, इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस। जिस डेट को आपने इनवॉइस इशू किया था वहां से 30 डेज काउंट करो, 30 डेज काउंट करने के बाद जो डेट आएगी ना उसकी अगली डेट लो, राइट। तो इन तीनों में विच एवर इज अर्लियर जो आएगा वही क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई होगा। किस केस में, रिवर्स चार्ज के केस में। और फॉरवर्ड चार्ज की बात करूं तो वो अभी हम लोगों ने सेक्शन 12(2) में डिस्कस ही किया था। ठीक है, तो 12(3) का एक एग्जांपल ले लेता हूं, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। आपने गुड्स किस डेट को रिसीव किया अपने प्लेस ऑफ बिजनेस में, 15 मई 2018 को। डेट ऑफ पेमेंट 15 जुलाई 2018 है। ठीक है, मतलब किस डेट को हमने पेमेंट किया है, मैं किस डेट को मेरे अकाउंट से पैसा डेबिट हुआ है ना, डिडक्ट हुआ है। और डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, 1 जुलाई 2018। डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ रिसिपिएंट, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कब की है मैंने पेमेंट की। तो देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कब की है रिसिपिएंट ने, 18 मई को। एक्चुअल में बैंक अकाउंट से पैसा कब डेबिट हुआ है, 15 जुलाई को। समझ रहे हैं बात। और डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, ये है। अब चेक करते हैं जी सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 के हिसाब से क्या बनता है टाइम ऑफ सप्लाई। तो देखो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, गुड्स कब रिसीव किया आपने, 15 मई 2018 को। सेकंड वन इज डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसिप्ट नहीं बल्कि डेट ऑफ पेमेंट कहना चाहिए इसको। डेट ऑफ पेमेंट क्या लूँ जी, एक तो जिस डेट को मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कब की है मैंने, 18 मई 2018 को। दूसरा डेट क्या लेते हैं, किस डेट को पैसा डेबिट हो गया था मेरे अकाउंट से, 15 जुलाई 2018 को। इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर मतलब 18 मई, राइट। थर्ड डेट क्या ले लूँ, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो इनवॉइस कब इशू किया था आपने, 1 जून 2018 को डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है। तो 1 जून 2018 से ना 30 दिन काउंट करो। 1 जून 2018 से अगर आप 30 दिन काउंट करोगे ना तो 1 जुलाई 2018 आ जाएगा। तो 1 जुलाई 2018 नहीं लेना है, उसका अगला दिन लेना है। ये तो पढ़ रहे थे हम लोग इमीडिएटली फॉलोइंग। तो 30 डेज कब खत्म हो रहे हैं, 1 जुलाई को। बट 1 जुलाई नहीं लेना है, क्या लेना है, 2 जुलाई लेना है, 2 जुलाई 2018। अब बताओ इन तीनों में विच वन इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, विच वन इज अर्लियर, 15 मई 18 मई की 2 जुलाई, 15 मई 2018। इट मीन्स टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, 15 मई 2018 सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नोट करो इसको यहां तक। फिर सेक्शन 12(4) पे चलेंगे भाई। ठीक है जी, तो रब कर रहा हूं, देखो मैं इसको अब सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 पे चलते हैं भाई। लो जी, सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 के 4 पे आ गए अब हम लोग, है ना। सेक्शन 12 सब सेक्शन 4। तो देखो भाई सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 की बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 बात करता है वाउचर्स की। मीन्स वाउचर्स के केस में हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई क्या मान के चलेंगे।
जिस डेट को ये वाउचर इशू हुए थे वो डेट लेके चलोगे, या जिस डेट को वाउचर्स एक्चुअल में रिडीम हुए हैं वो डेट लेके चलोगे। तो देखो मैंने क्या लिखा है, सप्लाई अगर आइडेंटिफिएबल है, आइडेंटिफिएबल है मतलब कि आपको पता है कि इन वाउचर्स के थ्रू क्या खरीदेंगे कस्टमर, है ना। तो वाउचर्स के थ्रू क्या प्रोवाइड करेंगे आप, अगर पहले से ही पता है, एडवांस में पता है, तो क्या देखना है, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर ले लेंगे। और अगर नहीं पता, हमने तो वाउचर इशू कर दिया जी 5,000 रुपये का, उस 5,000 रुपये के बदले वो शूज़ भी खरीद सकता है, ठीक है, कुछ और अदर थिंग्स भी ले सकता है उसके बदले, ठीक है, तो कहीं भी रिडीम करा सकता है उस 5,000 रुपये को वो। तो उस केस में क्या देखना है, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। बात समझ रहे हैं मेरी। तो अगर एडवांस में पता है कि इस वाउचर के बदले क्या खरीदेगा कस्टमर, तो वो तो क्या लेना है उस केस में, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर लेना है। अदरवाइज क्या लेना है, अगर नहीं पता क्या खरीदेगा कस्टमर उस वाउचर के थ्रू, तो क्या लेना है, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, कि किस डेट को वो वाउचर रिडीम हुआ था वही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। डन, ठीक है। तो देखो भाई एक कंपनी है क्वालिटी शूज, ठीक है, दूसरी कंपनी है हम लोग लिमिटेड। तो मान लो ये हम लोग लिमिटेड हमारी कंपनी है, और इस कंपनी ने क्या किया, क्वालिटी शूज से ना टाई अप करके वाउचर्स ले लिए, राइट। तो क्वालिटी शूज से वाउचर्स ले लिए, और वही वाउचर्स ये लोग अपनी कंपनी को के जो एम्प्लॉइज है ना उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। इन वाउचर्स के थ्रू जो एम्प्लॉइज हैं वो क्या खरीदेंगे, ऑब्वियस सी बात है शूज खरीदेंगे। तो सप्लाई आइडेंटिफिएबल है कि नहीं है, है। तो कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने क्या किया, क्वालिटी शूज से वाउचर खरीद लिए, पेमेंट कर दिया, वो वाउचर्स अपने एम्प्लॉइज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और एम्प्लॉइज को क्या बोला कि भाई इन वाउचर्स के थ्रू आप शूज ले सकते हो। कितने तक के, कितने के डेनोमिनेशन में इशू है, 4,000 रुपये के। तो 4,000 रुपये के शूज आप जाके वहां से ले सकते हो, मैक्सिमम 4,000 के। कहां से ले सकते हैं, क्वालिटी शूज से। तो एम्प्लॉय क्या करेगा, क्वालिटी शूज को वाउचर देगा और शूज ले आएगा, पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, राइट। तो देखो क्या लिखा मैंने, हम लोग लिमिटेड बाइज वाउचर्स विच आर इशूड ऑन 14 दिसंबर 2018। तो 14 दिसंबर 2018 को ये वाउचर इशू हुए। किसने इशू किए, क्वालिटी शूज ने। तो सप्लायर कौन हुआ, क्वालिटी शूज। सेकंड पॉइंट क्या है, हम लोग लिमिटेड ने यही वाउचर्स अपने एम्प्लॉइज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए विद डेनोमिनेशन ऑफ ₹4,000, राइट। तो अपने एम्प्लॉइज को इशू कर दिए, कब इशू किए, 24 दिसंबर 2018 को। थर्ड वन, वाउचर्स आर वैलिड टिल 31 जन 2019। ये वाउचर की वैलिडिटी क्या है, 31 जनवरी 2019 लास्ट डेट है, ठीक है। और एम्प्लॉइज ने इन वाउचर को रिडीम कब कराया, 1 जन 2019 को, नए साल वाले दिन मान लो। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या मान के चलो, देखो इस केस में सबसे पहली चीज, सप्लाई आइडेंटिफिएबल है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो जब हमने वाउचर इशू किए थे हमें पता था कि इन वाउचर्स के थ्रू हम लोग क्या सप्लाई करेंगे, शूज। तो सप्लाई आइडेंटिफिएबल है। तो क्या देखना है मुझे, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर लेना है, डेट ऑफ रिडम्पशन नहीं लेना है। तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर क्या है, 14 दिसंबर 2018, है ना। तो वाउचर कब इशू हुए थे, देखो 14 दिसंबर 2018। तो यही क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। समझ गए। तो वाउचर्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या बना, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर्स। बट अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं होती तो हम क्या देखते फिर, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर्स। तो मान लो इन्हीं वाउचर्स में हमें यही नहीं पता था कि जो एम्प्लॉइज हैं इस वाउचर के बदले क्या ले सकते हैं, शूज ले सकते हैं, या फिर पिज्जा खा सकते हैं, या फिर कुछ और चीज जो भी है सच। डन। तो अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं थी तो क्या लेते हैं हम लोग, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। जिस डेट को एक्चुअल में ये वाउचर रिडीम हुए वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता। डन, चलो ठीक है जी, नोट करो इसको फटाफट। ठीक है जी, रब कर दू इसको मैं। तो देखो मैं नेक्स्ट सेक्शन पे आ रहा हूं, 12 सबसेक्शन 5 पे। लो जी, 12 सबसेक्शन 5 की बात करता हूं। सेक्शन 12 सबसेक्शन 5, राइट। तो देखो अब हम लोग रेसिडोरी केसेस की बात कर रहे हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 में। सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है कि अगर आप सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4
में फॉल आउट नहीं करते हैं ना, नॉट एप्लीकेबल है, तो उस केस में क्या अप्लाई होगा 12 सब सेक्शन 5। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या मान के चलेंगे आप कि अगर आप पीरियडिकल रिटर्न फाइल करनी है आपको तो वो डेट ले लेंगे जिस डेट को आपने रिटर्न फाइल की है, और अदर्स केसेस में क्या लेके चलेंगे आप, डेट ऑन विच जीएसटी इज पेड, जिस डेट को आप जीएसटी पे करते हैं, राइट। और 12 सबसेक्शन 6 क्या कह रहा है कि अगर आपकी वैल्यू में कोई एडिशन होता है ना, एडिशन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी फॉर लेट पेमेंट एक्सेट्रा, कि आपने मान लो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि भाई अगर आपने 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया ना तो 10% ब्याज और लेंगे हम आपसे, राइट। तो इंटरेस्ट पे भी जीएसटी लगाना है, कौन कह रहा है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 6। तो उससे वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी एक तरह से। तो क्या कहना चाह रहा है, अगर वैल्यू में एडिशन हो रहा है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट एटसेट्रा, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या मान के चले, डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स सच एडिशनल वैल्यू। तो जिस डेट को सप्लायर ये एडिशनल पेमेंट रिसीव करेगा ना, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, कंपनसेशन जो भी रिसीव करेगा, जिस डेट को एक्चुअल में रिसीव करेगा ना, वही डेट क्या मानी जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई। तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, वही क्या रहेगा, टाइम ऑफ सप्लाई, राइट। तो ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया सेक्शन 12, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की सर्विसेज, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात तो हम लोग कहां करेंगे, सेक्शन 13 में करेंगे वो तो, राइट। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेक्शन 12 भी और सेक्शन 13 भी, छोड़ के नहीं जाना बिल्कुल भी, देखो एग्जाम में, राइट। तो देखो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।